अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कानून निकाह के तहत आज हम हिस्से छठवां प्रेजेंट कर रहे हैं। थीम है निकाह में किफ़ात, यानी लड़के और लड़की में कंपैटिबिलिटी की कितनी अहमियत है, यह हम इस वीडियो में देखते हैं। निकाह में किफ़ात, जैसा अभी मैंने बताया, इसको इंग्लिश में कंपैटिबिलिटी इन मैरिज कहते हैं। यानी क्या लड़का लड़की के कंपैटिबल होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनमें लड़के को लड़की का कंपैटिबल होना है। देखते हैं निकाह में किफ़ात की तफसील। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, यानी हमारा यकीदा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। किसी का दूसरे को जात बरादरी की बुनियाद पर हकीर समझना और नस्ल और ज़बान पर फ़ख्र करना इस्लामी तालीमात के सरीह खिलाफ वर्जी है। यानी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक किसी भी इंसान को उसकी बरादरी की बुनियाद पर अपने से कम समझना, हकीर समझना, इन्फीरियर समझना या उसका जो बैकग्राउंड है उसकी बुनियाद पर उसको कमतर समझना, ये तमाम बातों की ममानियत की गई है दीन इस्लाम में, बल्कि इस्लामी तालीमात के ये सख्त खिलाफ है। किफ़ात की हकीकत मुमासिलत और एगानत यानी हम आहंगी है। यानी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लड़का लड़की कितने सिमिलर है, कितनी उनमें हम आहंगी है। मियाँ बीवी के दरमियान फ़िक्र व ख्याल, माशरत, तर्ज रिहाइश, दीनदारी वगैरह में इकसानियत या क़ुर्बत होने की सूरत में इसकी ज़्यादा उम्मीद होती है कि दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और रिश्ते निकाह मुस्तहकम हो। यानी अगर हम चाहते हैं कि मियाँ बीवी के बीच निकाह का रिश्ता जो कायम हुआ है वो ड्यूरेबल रहे, ज़्यादा देर तक कायम रहे, बल्कि खुशगवारी के साथ कायम रहे, तो ये ज़रूरी है कि उनमें मुमासिलत हो कई मामलात में। मिसाल के तौर पर उनके फ़िक्र ख्याल में, उनके लाइफ स्टाइल में, उनकी दीनदारी वगैरह में इकसानियत हो, सिमिलैरिटी हो, कंपैटिबिलिटी हो। बेजोड़ निकाह उम्मन नाकाम रहते हैं। यानी ऐसे लड़के और लड़की का निकाह अगर हम करें जिनमें किसी किस्म की सिमिलैरिटी नहीं है, बेजोड़ हैं, बेइंतहा मुख्तलिफ हैं, तो ऐसे निकाह उम्मन नाकाम होते हैं, फेल हो जाते हैं। और इस नाकामी के बुरे असरात उन दोनों शख्सियतों से मुतजाविज होकर दोनों के घरों और ख़ानदानों तक पहुँचते हैं। यानी अगर कोई मैरिज फेल होती है तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ लड़के और लड़की तक नहीं रहता, बल्कि दो ख़ानदान उससे मुतासिर होते हैं। इसलिए अहकाम निकाह में शरीयत ने किफ़ात की रियायत की है। यानी निकाह को फेल होने से बचाने के लिए इसीलिए अहकाम निकाह में इस्लामी शरीयत ने किफ़ात को भी वैल्यू दी है। मुसलमान आक़िल व बालिग लड़के और लड़की ने बाहमी रजामंदी से निकाह किया तो निकाह शरन मोतबर और मुनक़िद होगा। यानी इस्लामी क़ानून के तहत अगर लड़का और लड़की आक़िल हैं, यानी मजनू नहीं हैं, और बालिग हैं यानी एडल्ट हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर उन्होंने निकाह किया तो शरीयत के मुताबिक वो मोतबर होगा, वैलिड होगा। अलबत्ता अगर लड़का लड़की का कफू ना हो, यानी अगर लड़का लड़की का कंपैटिबल ना हो, तो लड़की के औलिया यानी लड़की के गार्डियंस को हक़ एतराज़ होगा। यानी वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और वो निकाह फस करा सकते हैं। यानी गार्डियंस या नियरेस्ट गार्डियन काजी को अप्रोच करके निकाह फस करा सकता है, यानी निकाह को डिसॉल्व करा सकता है। इसी तरह अगर नाबालिगा लड़की का निकाह बाप दादा के अलावा दूसरे औलिया ने गैर कफू में कर दिया तो बालिग होने के बाद लड़की को खियार बुलूग हासिल होगा। यानी अगर ऐसी लड़की है जो बालिग नहीं हुई, उसका निकाह बाप दादा ने नहीं बल्कि कोई और गार्डियन ने किया, और ऐसे लड़के से किया जो कि कंपैटिबल नहीं है, तो वो लड़की बालिग होने के बाद काजी को अप्रोच करके निकाह के डिसॉल्व होने की रिक्वेस्ट कर सकती है, और काजी के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि उस निकाह को डिसॉल्व कर दे। लड़की के इस हक़ को खियार बुलूग कहते हैं। मर्द को औरत का कफू होना चाहिए, खा औरत मर्द की कफू हो या ना हो। यानी निकाह के लिए ज़रूरी है कि लड़का लड़की के लिए कंपैटिबल हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लड़की लड़के के लिए कंपैटिबल हो। चुनांचे अगर आक़िल व बालिग मर्द ने ऐसी लड़की से निकाह किया जो मर्द की कफू नहीं है तो ये निकाह शरअन मुनक़िद और लाजिम होगा। इस पर मर्द के अहले खाना को एतराज़ का हक़ नहीं है। यानी अगर मर्द आक़िल है और बालिग है और वो ऐसी लड़की से निकाह करता है जो उससे कंपैटिबल ना हो, तो ये निकाह वैलिड भी है और बाइंडिंग भी है, और मर्द के घर वालों को यह हक़ नहीं कि किसी किस्म का एतराज़ करें। किफ़ात का एतबार यानी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर मैरिज, क्या क्या बातें
ضروری ہے کفات کے سلسلے میں۔ لڑکا دینداری میں لڑکی کا ہم پلہ ہو۔ سب سے اہم ترین بات کمپیٹیبلٹی فارم کرنے کے لیے یہ ہے کہ دینداری لڑکے کی لڑکی کے ہم پلہ ہو، یعنی لڑکی کی کے سملر ہو، یعنی دونوں برابر کے دیندار ہوں۔ دوسری چیز ہے مالیت، یعنی اکنامی، فائنینشیل اسٹیٹس آف بوائے۔ شوہر بیوی کی حیثیت کے مطابق نفقہ پر قادر ہو، یعنی بیوی جس خاندان کی ہے اس خاندان کا کمپیٹیبل مینٹیننس دینے کے اہل ہو شوہر۔ دونوں کی مالی حیثیت میں ایسا فرق نہ ہو جو لڑکی کے لیے باعث عار بنے، یعنی تھوڑا بہت فائنینشیل اسٹیٹس میں فرق ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہ ہو کہ لڑکی کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ نیکسٹ فیکٹر ہے نسب، یعنی خاندان۔ نسب میں کفات کا اعتبار عرب خاص کر قریش اور عجم کے ان خاندانوں میں کیا جائے گا جنہوں نے اپنا نسب محفوظ رکھا ہے، بقیہ سارا عجم ایک دوسرے کا کفو ہے۔ یعنی جب ہم بات نسب کی کرتے ہیں، خاندان کی کرتے ہیں، لینیج کی کرتے ہیں تو صرف عرب خاندان ہی ویلیو رکھے گا اگر اس نے اپنے لینیج کا ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہو، ورنہ عرب کے علاوہ نان عرب جو ہیں وہ عجم کہلاتے ہیں اور تمام عجم کے لوگ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں۔ ان تینوں باتوں کے علاوہ بعض فقہا نے حسب یعنی حیثیت عرفی، پیشہ، قدیم الاسلام ہونے، وعیوب جیسے جنون، جذام بر سے محفوظ ہونے، عقل وغیرہ میں بھی کفات کا اعتبار کیا ہے۔ یعنی تین جو فیکٹرز اوپر بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ فقہا نے مزید باتیں بھی بیان کی ہیں، جیسے کہ پروفیشن ہے آدمی کا پروفیشن لڑکی کے خاندان کے پروفیشن کے سملر ہو، اور قدیم الاسلام ہو یعنی لڑکا پہلے سے مسلمان ہو اور اس کو ایسی بیماری نہ ہو جو دوسروں کو لگ سکتی ہے، یا وہ پاگل نہ ہو، یعنی لڑکا مجنون نہ ہو، جزامی نہ ہو، برس میں مبتلا نہ ہو۔ اور انٹلیکچولیٹی بھی کفات کا ایک فیکٹر ہے، یعنی اگر لڑکی ذہین ہے، تعلیم یافتہ ہے تو یہ بہتر ہے کہ لڑکا بھی ذہین اور تعلیم یافتہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں صرف دینداری کا اعتبار تقریباً متفق علیہ ہے، یعنی فیکٹرز تو بہت ڈسکس کیے ہیں علماء نے، فقہا نے، لیکن بیسیکلی ایک ہی بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لڑکی اگر دیندار ہے تو لڑکا بھی دیندار ہو۔ باقی امور ایسے ہیں جن کا تعلق عرف یعنی رواج عام، دستور عام و عادات اور سماجی حالات سے ہے، اس لیے پوری دنیا اور تمام ممالک و اقوام کے لیے ایسے ہیں جن کا تعلق عرف و عادات اور سماجی حالات سے ہے۔ یعنی باقی جو فیکٹرز ہیں ان کا تعلق یوزولی سماج کا جو عام رواج ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دستور عام پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لوگوں کے لائف اسٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جس طرح سے سماج رخ کرتا ہے ان پر کمپیٹیبلٹی عمر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے پوری دنیا اور تمام ممالک و اقوام کے لیے امور کفات کی تعین و تجدید یکساں نہیں ہو سکتی، چونکہ دنیا میں مختلف ممالک ہیں، مختلف سوسائٹیز ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے کمپیٹیبلٹی کے نام پر کوئی فیکٹر یا فیکٹرز کو فکس نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہر ملک و علاقے کے علماء وہاں کے عرف و عادات اور سماجی احوال کے پیش نظر امور کفات کی تجدید و تعین کریں گے۔ یعنی مختلف مقامات کے جو ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کمپیٹیبلٹی کے لیے اس مقام پر، اس سماج پر کیا فیکٹرز لاگو ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔